हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी बाय सौम्या अग्रणी। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल क्लास 7 सोशल साइंस का आवर पास सेकंड चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर सेकंड, किंग्स एंड किंगडम्स, राजा और उनके साम्राज्य। इस चैप्टर में हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे अलग अलग इंडिया के पार्ट में, डिफरेंट रीजन में कौन कौन से राजाओं का राज था, उनका साम्राज्य कैसा था, ये सब देखेंगे। आइए देखते हैं। Many new dynasties emerged after the 7th centuries. Map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th and 12th century. हुआ क्या था कि 7वीं और 12वीं शताब्दी के बीच जो सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग पार्ट थे, तो वहाँ पे जो रूल कर रही थी डायनेस्टीज, उनके उनके बारे में बताया गया है और ये मैप में भी दिखाया गया है। जैसे आप इसमें कलिंग के बारे में देखेंगे, ये चोलास के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रकूटास थे एंड जहामनास थे। इन सब का ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, तो इन सब के ये साम्राज्य थे और जो घिरे हुए हैं ये इनके इतने इतने मतलब इतने एरिया इनके बीच में आया करते थे। And the emergence of new dynasties. By the 7th century, there were big landlords or warrior chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or samantas. They were expected to bring gifts for their kings or overlords, be present at their courts, and provide them with military support. हुआ क्या था कि जो नए नए डायनेस्टीज राजवंश थे, उनकी उनके इमरजेंस के बारे में बताया गया, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। 7वीं शताब्दी के बाद देखें तो बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे जिनकी ज़मीनें बहुत होती थी, मतलब तो उन्हें वो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, अलग अलग रीजन में मिले। और उन राजाओं के जो राजा उस समय के थे, उन राजाओं के सामंत हुआ करते थे, सबॉर्डिनेट होते थे। तो ये सामंत करते क्या थे कि ये किंग के दरबार में, राजा के दरबार में रहते थे, उनके लिए गिफ्ट लाते थे और उनको मिलिट्री सपोर्ट भी दिया करते थे। हुआ क्या कि जब सामंत धीरे धीरे मतलब काफ़ी पावर उनके आने लगी उनके अंडर में, और काफ़ी धन संपत्ति उनके अंडर पे जब उन्होंने गेन कर लिया, तो वो सामंत जो थे वो अपने आप को महासामंत के रूप में डिक्लेयर करने लगे। महासामंत, महामंडलेश्वर, ये सब अपने आप को बताने लगे। तो इससे होता क्या था कि वो मतलब राजा से दूर होके भी मतलब वो इंडिपेंडेंस तरीके से काम करते थे, एकदम फ्रीडम होके, राजा का कोई दबाव नहीं रहता था। One such instance was that of the राष्ट्रकूटास in the Deccan। एक एग्जाम्पल यहाँ पे है कि डेक्कन के राष्ट्रकूटास का दिया गया है, जो कि इनिशियली they were subordinate to the Chalukya of Karnataka। In the mid 8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, literally the golden womb। हुआ क्या कि जो कर्नाटका में चालुक्य वंश था, उनके जो सबऑर्डिनेट थे ये, तो मिड 8th सेंचुरी में जब ये 8वीं शताब्दी के बीच में था, तो दांती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूट का चीफ था, उसने मतलब चालुक्य जो ओवरलॉर्ड थे उसको हटा के अपने मतलब अपना रिचुअल उसने करवाया, और हिरण्य मतलब एक रिचुअल हुआ करता था जो कि हिरण्य गर्भ उसका नाम दिया गया, उसको उसने करवाया और अपना साम्राज्य बना लिया। तो when this ritual was performed with the help of brahmanas, it was thought to lead to the rebirth of the sacrificer as a kshatri even if he was not one by birth। मतलब ये जो रिचुअल ये ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मणास के हेल्प से ही करवाते थे, तो इसलिए जबकि ये क्षत्रिय नहीं भी थे, फिर भी ये हिरण्यगर्भ जैसा रिचुअल करवाते थे ब्राह्मणास के थ्रू। वो अपने शब्द मंत्रों के द्वारा उनको मतलब शुद्धिकरण एक तरीके से करते थे और वो क्षत्रिय कहलाने लगे। In other cases, men from enterprising families
used their military skill to carve out kingdoms. For instance, Kadamba Mayurasraman and Gurjar Pratihar Harichandra were Brahmanas who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. हुआ क्या कि जो एंटरप्राइजिंग फैमिली से जो आते थे, काफ़ी जो मतलब अच्छी फैमिली रहती थी, उसमें से जो मैन थे, उन्होंने उनकी मिलिट्री स्किल को यूज़ करना शुरू कर दिया। और एक एग्जांपल यहाँ पे है जो कि कर्नाटका और राजस्थान है। एक कर्नाटक का कदम्ब मयूराश्रमन एंड राजस्थान का गुर्जार प्रतिहार हरिचंद जो थे वो ब्राह्मण था। उसने मतलब उन लोगों ने क्या किया कि अपने जो ट्रेडिशन जो उनके प्रोफेशन थे उसको छोड़ के वो मतलब आर्म्स मतलब एक मिलिट्री स्किल देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने मतलब इन दोनों राज्यों में अपना किंगडम इस्टेब्लिश किया। इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे ना, तो ब्राह्मणों को दान में लैंड मिलती थी और काफ़ी सारे गिफ्ट्स मिलते थे। तो इस तरीके से फिर वो धीरे-धीरे बहुत रिच होने लगे और अपने ट्रेडिशन को मतलब छोड़ दिया और इस तरह के फील्ड में ही आना शुरू कर दिया और फिर एक बड़ा साम्राज्य इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, तो many of these new kings adopted high sounding titles such as the Maharaj Adhiraj, great king over lord of kings, Tribhavana, चक्रवर्तिन, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड एंड सो ऑन। हुआ क्या कि जब नए नए राजा आने लगे तो उन्होंने अपने नए नए नाम बड़े बड़े हैवी हैवी नेम देने शुरू कर दिए। जैसे वो अपने आप को कहलाना शुरू कर दिया महाराज अधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्तिन, ऐसे करके नाम को पुकारना मतलब अडॉप्ट करने लगे टाइटल को। However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with the association of peasants, traders and brahmanas. एक्चुअली होता क्या था कि ये जो राजा थे, तो ये तो थे महाराज अधिराज, बट ये अपनी पावर जो थी वो अपने सामंत के साथ भी शेयर करते थे, क्योंकि उनको इससे फ़ायदा होता था। फ़ायदा इसलिए होता था क्योंकि सामंत ही जाया करते थे टैक्स को वसूली करने या बहुत सारे जो पैसे कलेक्ट करके लाते थे उन तक ही जाते थे, राजा तो जाएगा नहीं। और इसी तरह किसानों से भी उनको फ़ायदा होता था और व्यापारियों से, ब्राह्मणों से, तो ये अपनी शेयर को भी मतलब पावर को भी शेयर करते थे। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर दैट इज peasant, cattle keepers, artisans who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. इस पार्ट में ये बताया गया है कि जो ये स्टेट हुआ करते थे, तो उनको मतलब जो राजा थे, किंग्स थे, ये जो मतलब महाराज अधिराज वगैरह थे, तो इनको रिसोर्स मिलता था प्रोड्यूसर से। जैसे कि हो गया कि जो किसान हुआ करते थे, किसान एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे, तो उससे तो वो भाई अलग अलग फसल उगाते थे, तो उनसे रिसोर्स मिलता था। कैटल कीपर जो कि भेड़ बकरियां रखते थे, देखभाल करते थे, उनसे उनको रिसोर्स मिलता था। आर्टिसन जैसे कि बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर्स, ये सब बनाते थे, तो उनसे काफ़ी रिसोर्सेज मिलते थे। इस तरह वो इन सब से रिसोर्स को ऑब्टेन करते थे। और फिर इसके बाद राजाओं के अंडर में बहुत सारे सामंत हुआ करते थे जो कि इनसे वसूली किया करते थे। मतलब या तो ज़बरदस्ती लेंगे या तो फिर एज अ रेंट या टैक्स के रूप में देंगे। ओके, फिर इसी तरह रेवेन्यू को वो ट्रेडर से भी कलेक्ट करते थे जो व्यापारी हुआ करते थे। ओके, and 400 taxes, the inscription of the Cholas who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms for different kinds of taxes. The most frequently mentioned tax is Vetti, taken not in cash but in form of forced labor, and Kadamai or land revenue. There were also taxes on the thatching on the house, the use of a ladder to climb palm trees, sell on succession to family properties. तो हुआ क्या कि जो चोलास जो कि तमिलनाडु में उस समय रूल कर रहे थे, तो उनके काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन मिले जो कि टैक्स के काफ़ी सारे, वो 400 से ज़्यादा। तो वो काफ़ी सारे टैक्स अलग अलग तरीके से यूज करते थे। जैसे मान लो कि कोई किसी की लैंड है और उस पर कोई आ गया भेड़ बकरी चराने या फिर आ गई, तो वो भेड़ बकरी भी चरा रही है तो उसके भी टैक्स आपको देने होंगे।
क्योंकि कोई मतलब कुछ अगर फसल उसने उगा ली है उस लैंड पे तो उसके भी टैक्स देने होंगे। तो इस तरह से वो कैश में न लेकर के मतलब वो लेबर के फॉर्म में करवाते थे, जिसे कि कदमाई बोलते हैं हम। लैंड रेवेन्यू मतलब उस तरह से पैसे को वसूली करते थे और व्यक्ति भी उसको बोलते हैं इस टैक्स को, और इस तरह से किया जाता था। फिर आगे है कि these resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ये जो रिसोर्स थे, इन रिसोर्सों का यूज कैसे किया जाता था, जैसे कि राजा की स्टैब्लिशमेंट में उसको मतलब फाइनेंस करने के लिए, या फिर टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर राजा बनवाया करता था। और जिस किला में वो रहता था तो उस किले में मतलब घेराबंदी करवाने के लिए, जैसे फोर्ट्स है तो उसके उसके कंस्ट्रक्शन में भी इन सब रिसोर्सेज का यूज करते थे जो पैसे आते थे। और कभी कभी जो वार्स मतलब युद्ध हुआ करते थे उसमें फाइट के लिए भी यूज होता था। और इस तरह से वो मतलब काफ़ी सारा वेल्थ को मतलब ग्रहण करते थे, और जैसे कि मतलब लेते थे, और जैसे लैंड है, ट्रेड रूट्स, ये सब जो हुआ करते थे तो उन पे भी ये पैसे की वसूली किया करते थे। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary. This was true about the army as well. In many cases, close relative of the king held the position. हुआ क्या कि ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी, जैसे कि मतलब ये एक ऐसा था कि मान लो कि राजा है या आर्मी वाले हैं तो आर्मी का बेटा ही आर्मी में होगा, ऐसा कुछ हेरेडिटरी में था। के ऑर्डर में रहता था कि मेरा बेटा भी वही काम करेगा। ऐसा बहुत से केसेस में जैसे कि किंग्स के क्लोज रिलेटिव हुआ करते थे, वही इस पोजीशन को मतलब होल्ड करते थे, लेते थे कि जो पैसे कलेक्ट करने के लिए। तो और फिर आगे है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट। ये प्रशस्ति के बारे में हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था। क्योंकि प्रशस्ति होती क्या है कि ये राजाओं के बारे में लिखी जाती है और उनकी प्रशंसा लिखी जाती है। प्रशस्ति में तो ये हो जाता है, तो इसलिए प्रशस्ति कंटेंट डिटेल दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू, मतलब इसके जो डिटेल दिए रहते हैं, लिखे रहते हैं, एक्चुअली वो सही नहीं रहती, क्योंकि राजा की प्रशंसा में वो सामने लिखवाए जाते थे। राजा अपनी प्रशस्ति खुद लिखवाता था, तो भाई जो लिखेगा तो वो उनकी प्रशंसा ही में ही लिखेगा, आलोचना में तो लिखेगा नहीं। तो इसलिए उसमें बहुत सारी डिटेल सही भी नहीं रहती थी। And but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors, for example. These were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration. होता क्या था कि जो राजा हुआ करते थे वो अपनी जीत की, विजय की कहा मतलब एक बातें लिखवाते थे, ये सब की मतलब काफी एक प्रशंसा में ही लिखवा डालते थे सारा। और ये जो कंपोज करता था वो कौन करता था, ब्रह्मनाथ किया करते थे, क्योंकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में वो जो कि हेल्प करते थे। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, many rulers describe their achievements in Prasasti. You read about the Prasasti of the Gupta ruler Samudragupta लास्ट ईयर। अच्छा ये एक यहाँ पे एक प्रशस्ति मिली जो कि समुद्रगुप्त की है। जब गुप्ताज डायनेस्टी आई थी तो उनके उसके बारे में वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सपर्ट्स ऑफ नागभट्ट अब प्रतिहार किंग्स एज फॉलो। हुआ क्या कि ये जो प्रशस्ति है वो संस्कृत में लिखी गई, ग्वालियर में मिली जो कि मध्य प्रदेश में है, और नागभट्ट के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं। द किंग्स ऑफ आंध्र, चांदावा, सिंध एंड विदर्भा एंड कलिंग fell before him even as he was a prince। मतलब ये प्रिंस तब हुए जब इन्होंने इन सारे जो राजा थे इन सबको हरा दिया। एंड ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्र युद्ध, मतलब उन्होंने विजय प्राप्त की चक्र युद्ध पर। ही डिफीटेड द किंग्स ऑफ वंग, अनर्ता, मालवा, किराता एंड तुरुस्का, वास्ता, मत्स्य, इन सबको मतलब हराते हुए हराया उन्होंने इन राजाओं को। तो इस तरह से मतलब सारी उनकी प्रशंसा के ही बारे में दिया गया है, प्रशस्ति में लिखवाते थे। एंड किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्रह्मनाथ बाय ग्रांट ऑफ लैंड, these were recorded on copper plate which were given to those who received the land।
अच्छा, ये जो लिखते थे तो ये ब्राह्मणास लिखते थे, उनको उसके बदले में काफ़ी सारी लैंड मिलती थी, तो कॉपर प्लेट में जो कि रिकॉर्डेड की जाती थी से, ठीक है। एंड ये फिगर 2 देखिए दिया हुआ है, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th सेंचुरी, रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली इन तमिल। ये जो कॉपर की जो आपको प्लेट्स मिल रही हैं, तो ये कॉपर की प्लेट मतलब कि जो लैंड के मतलब उस जो उसके बारे में बताया जाता था, 9th सेंचुरी में ये मिली, और उसके बारे में ये प्रशस्ति जो कि कॉपर प्लेट में और लिखी गई है, और इस तरह कुछ ये संस्कृत में भी है, कुछ तमिल में भी लिखी गई है, और इस तरह ये मतलब रखी गई, जो कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ये वैसे। And what was given with the land? This from the Tamil section of land grant given by the Cholas, जो चोलाद के द्वारा मतलब लैंड दिया गया, तो उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, आइए देखते हैं। We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes, and this is what the land contains. Fruit bearing trees, water land, gardens and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, villages, ant hills, plant forms, canals, ditches, rivers, silt, laden lands, tanks, granaries, fish ponds, bee hives and deep lakes। एक्चुअली था क्या कि ये जो लैंड थी, इस लैंड में काफ़ी सारे मतलब उसके बारे में बताया गया है कि इसकी क्या 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 था, इस लैंड में क्या क्या कंटेन, क्या क्या उपस्थित थे। तो बहुत सारे प्लांट थे, बहुत सारी ट्रीज थी, एक बगीचा हुआ करता था, गार्डन होते थे, वाटर लैंड था, और विलेज गांव हुआ करते थे। तो मतलब ये सब उस लैंड में कंटेन रहते थे, मतलब रहता था, बहुत बड़ी बड़ी लैंड रहती थी। जैसे मान लो कोई छोटी लैंड है तो उसमें पेड़ पेड़ ही हैं किसी एक विशेष प्रकार के, और किसी बहुत बड़ी है लैंड दे दिया करते थे हम, तो उसमें गांव ही बसे हुए हैं। तो ऐसे भी था, he who received the land can collect taxes from it. He can collect the taxes imposed by judicial officers as fine, tax on betel leaves that on woven cloths as well as on व्हीकल। ताकि जो ये लैंड को रिसीव करता था वो टैक्स को भी इससे कलेक्ट कर सकता था। जैसे कि टैक्स कैसे जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा इम्पोज किए जाते थे, और ये टैक्स काफ़ी अलग अलग तरीके के होते थे। जैसे कि पहले बताया, मान लो कि पेड़ लगे हुए हैं तो उसमें से अगर फ्रूट है उस पेड़ में तो उसे चाहिए फ्रूट, तो उसके लिए उसे टैक्स देना पड़ेगा। या फिर कोई घर है उसने उसमें कुछ बनाया, बड़े बड़े रूम हुआ करते थे तो उस पे कुछ बनाया, अगर मान लो कुछ झाड़ फाड़ भी कुछ भी बनाया तो उस पे भी उसे टैक्स चाहिए। तो ये सब एक तरीके से बहुत अलग अलग तरीके से लोग टैक्स वसूल करते थे। मान लो कि इरिगेशन सिंचाई कर रहे हैं, उस पे मतलब कुछ पानी चाहिए खेतों पे, तो उसके लिए भी टैक्स लेते थे। तो ऐसे करके बहुत सारे तरीकों से टैक्स वसूला करते थे। And unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. It was composed by an author named Kalhan. He used a variety of sources, including inscription, documents, eyewitness accounts, and earlier histories, to write his account. Unlike the writers of Prasasti, he was often critical अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसी। अच्छा, होता क्या था कि 12th सेंचुरी में एक संस्कृत पोयम में जो कि किंग्स कश्मीर में वो रूल किया था, जिसका नाम कल्हन था। इसने मतलब तो उसने मतलब जो ऑथर है तो उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में तो बताया, साथ में प्रसन्नता के साथ साथ आलोचना भी बताई। इसका मतलब है कि उसने उसके सामने नहीं लिखा होगा, मान लो कि वो ख़त्म हो गया होगा उसके बाद लिखा होगा, तो वो फ्रीडम तरीके से लिख सकता है। अगर राजा ही नहीं है तो फिर तो वो आलोचना लिखे या प्रशंसा लिखे प्रशस्ति में। तो ऐसे भी कुछ प्रशस्तियाँ मिली। So, warfare for wealth. You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they tried to control other areas। था क्या कि हम बहुत सारे जो हम लोग डायनेस्टीज स्पेसिफिक रीजन के में तो पढ़ ही रहे हैं,
तो उसी टाइम पे ये दूसरे एरियाज में भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो आगे है कि वन पर्टिकुलरली prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. Centuries rulers belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakuta and Pal dynasties fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. ताकि जो इस सेंचुरी में ये जो कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए 3 तरीके की डायनेस्टीज थी, जो कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालम डायनेस्टीज। तो इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ कन्नौज पे विजय प्राप्ति के लिए। तो ये 3 पार्टीज जो कि काफ़ी मतलब फेमस हैं, तो इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे, इन 3 डायनेस्टीज को। और ट्रिपार्टाइट जो स्ट्रगल है इसके बारे में भी, कि इसमें कौन कौन सी पार्टियां थी, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखिएगा। Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples, which were sometimes extremely risky. हुआ क्या करता था कि जब उस समय के जो राजा हुआ करते थे, तो जब बहुत स्ट्रांग हो जाते थे, तो होता क्या था, वो अपने साम्राज्य, अपनी महानता, अपने पावर को दिखाने के लिए वो बड़े-बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे, बड़े-बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे। और फिर युद्ध होता था तो जो दूसरे किंगडम्स हुआ करते थे वो उस पे अटैक करते थे, और अगर मान लो उनके अंडर पे आ गया तो वो उसको नहीं अटैक करते थे। रूलर के बारे में बताया गया है महमूद गजनी, अफगानिस्तान से जो कि बिलोंग करता है, और इसके बाद बहुत फेमस है ये सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में था। इस पे इसने मतलब उस पे हमला किया, क्योंकि ये मंदिर पूरा सोने का बना हुआ था, तो उसने उस पे 17 बार हमला किया था, और इस तरीके से वो बहुत सारे सोना यहाँ से लेके गया था, और अपने गजनी जो सिटी था इसका कैपिटल सिटी, वहाँ पे इसने काफ़ी चीज़ें बनवाई। और अभी भी अगर गुजरात में सोमनाथ में जाइए तो वहाँ पे आपको मतलब काफ़ी जगह सोना निकला हुआ मिलेगा, तो इस तरह आप देख सकते हैं। अदर किंग्स हु engaged in warfare included the Chahmanas, later known as Chauhans, who ruled over the region around Delhi and अजमेर। एक चौहान जो कि चाहमनाज था, एक राजा जो कि जिसको चौहान के नाम से भी जानते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। और ये दिल्ली और अजमेर पे रूल करता था। दे अटेम्प्टेड टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट, where there were opposed by Chalukya of Gujarat and the Gahadwalas of western Uttar Pradesh. The Jahmanas ruler was Prithviraj III, who defeated an Afghan ruler named Sultan Mahmud Ghori in 1191, but lost to him the very next year in 1119. ये जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चाहमनाज जो कि चौहान हुआ कर, इनको चौहान के नाम से भी जाना जाता था, और इनका दिल्ली और अजमेर पे कंट्रोल हुआ करता था। ये अपना कंट्रोल एक्सपैंड करना चाहते थे वेस्ट और ईस्ट में भी, जो कि वहाँ पे गुजरात के जो चालुक्य हुआ करते थे, और गाहदवलाज जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इनके साथ भी ये कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, अपोज करते थे। एंड द चाहमनाज रूलर जो कि एक फेमस चाहमनाज रूलर था जो कि पृथ्वीराज थर्ड, ये 1168 से लेकर के 1192 तक रूल किया, और इसने मोहम्मद गोरी को 1191 पे हरा दिया था, क्योंकि बाद में फिर मोहम्मद गोरी दोबारा आक्रमण किया, अटैक किया, तो फिर उससे वो हार गया था। और 1192 में एक ये है अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मुत्तारैयर हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। देखो ये जो कावेरी डेल्टा थी, यहाँ पे मुत्तारैयर नाम का एक चीफली फैमिली से बिलोंग करता था, जो कि बहुत छोटे माइनर था, तो वहाँ से वो बिलोंग करता था। और इस तरीके से जो पल्लवा, जो कांचीपुरम के जो पल्लवा किंग थे, उससे सबऑर्डिनेट था। विजयालया जो था वो एक चोलास की बहुत पुरानी चीफली फैमिली से बिलोंग करता था, क्योंकि इसने डेल्टा को कैप्चर किया मुत्तैयर से। और ये 9th सेंचुरी की बात है कि उसके मिड में उसने डेल्टा को कैप्चर किया मुत्तैयर से, और फिर ही बिल्ट, उसने वहाँ पे थंजावुर पे एक टाउन बनाया, और वहाँ पे एक निसुम्बुसुदनी
देवी का मंदिर भी है, उसका मंदिर उसने बनवाया। और फिर आगे इसी तरह the successor of Vijayalaya conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. The ये जो विजयलया था, इसने आसपास के रीजन को, अपने जो पड़ोसी राज्य रीजन थे उस पे इसने मतलब धीरे धीरे उसको अधिग्रहण में लिया। और फिर इस तरह से उसका जो साम्राज्य था, पावर था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और फिर ये जो पांड्यन और पल्लवा जो टेरिटरीज थी, वो साउथ और नॉर्थ में भी इस किंगडम को मतलब बढ़ने लगा धीरे धीरे। वो जो पावरफुल चोलाज का रूलर था, और ये जो राजा बना 985 में। और इस तरीके से वो आसपास के एरिया में अपने कंट्रोल को, अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर किया। और इस तरीके से वो मतलब अपने मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था उस राज्य के, उसको रीऑर्गेनाइज्ड किया। और फिर राजा का जो बेटा था राजेंद्र फर्स्ट, उसने इस पॉलिसीज को कंटिन्यू रखी। और गंगा वैली में भी इसी तरह श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज थी उस सब में भी इसने धीरे धीरे मतलब इन्वेट किया। और इस तरीके से हम देख रहे हैं। फिर आगे है कि स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर। और आइए अब इसके बारे में देखते हैं। ये जो तंजावुर और गंगाई कोंडा चोलापुरम था, ये राजा और राजेंद्र के द्वारा बनवाया गया था। बहुत बड़ा टेम्पल है। और इसमें जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर और जो मूर्तियां बनाई गई है, मार्बल्स हैं, ये इसी के द्वारा बनवाई गई हैं। और फिर आगे है, ये देखो, ये आपको मंदिर दिख रहा होगा, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम का मंदिर है, जो कि यहाँ पे मंदिर है। और इसके बारे में पढ़ते हैं। ये जो चोलास टेम्पल हुआ करते थे, ये बीच में हुआ करते थे। और इसके चारों तरफ गतिविधियां होती थी। गतिविधियां सेंस कि मतलब मान लो कि मंदिर है, तो मंदिर में तो काफी लोग हुआ करते थे। जैसे कि जो यहाँ पे जैसे काफी लोग रुकते थे, तो उनके खाने, जैसे पुजारी हुआ करते थे, फूल माला बनाने वाले थे, खाना बनाने वाले थे, स्वीपर्स थे, म्यूजिशियन थे, डांसर, ये सब जो हुआ करते थे, उनका मतलब एक तरीके से रोजगार बन गया। चारों तरफ इनके घर हुआ करते थे। और इस तरह बिजी बिजी प्लेस था वो पूरा, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल लाइफ को लेकर के काफी बिजी प्लेस था। यहाँ सिर्फ पूजा ही नहीं होती थी, मतलब एक तरीके से इकोनॉमी भी यहाँ से डेवलप होती थी। क्रिएटेड विद टेम्पल्स। अच्छा, ये जो टेम्पल्स थे, तो इसकी ब्रॉन्ज इमेज भी बनाई गई। और इस मतलब क्योंकि वर्ल्ड में काफ़ी ये फाइनेस्ट इमेज थी, क्योंकि चोला ब्रॉन्ज इमेज को बनाया गया। और ये जो इमेज थी, ये मंदिरों की भी हुआ करती थी, और जो इस मंदिर का निर्माण करता था उसकी भी बनाई जाती थी। मतलब एक तरीके से हम कह लीजिए कि मूर्तियाँ बनाते थे। और फिर आगे कि एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो ये चोलास जो डायनेस्टी थी, इसमें एग्रीकल्चर में नए नए डेवलपमेंट हुए, जो कि मैप 2 में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे रिवर, जो कावेरी रिवर थी, नदी थी, तो उसके काफ़ी सारे चैनल, जैसे कि एक नदी, बड़ी नदी होती है, उसके छोटे छोटे मतलब चैनल बनने लगते हैं। और इस तरीके से छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। और जो कि बे ऑफ बंगाल में ये गिरने से पहले काफ़ी छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाते थे। दीज चैनल्स ओवरफ्लो फ्रिक्वेंटली डिपॉजिटिंग फर्टाइल सॉइल ऑन देयर बैंक्स। ये जो चैनल होते थे, ये उनके किनारों पे जाके जो फर्टाइल सॉइल थी उनको इकट्ठे हो जाती थी। और इस चैनल से जो मतलब वाटर, जो मतलब ये सब एग्रीकल्चर में यूज हुआ करता था। जैसे गांव के किनारे छोटी नदी बह रही है, तो वो सब कहीं न कहीं वो छोटी नदी किसी बड़ी नदी का ही पार्ट हुआ करती थी। और इस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज होती थी, खास तौर से जो चावल की जब खेती हुआ करती थी तब। एंड ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन अदर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु, इट वाज ओनली फॉर फ्रॉम द 5th और 6th century that this area was opened up for large scale cultivation। और इस तरीके से मतलब तमिलनाडु को बहुत सारे राज्य में, बहुत सारे अलग अलग पार्ट में इस एरिया का यूज किया जाता था, काफ़ी बड़े स्केल पे प्रोडक्शन के लिए, कल्टीवेशन के लिए। और फिर हुआ क्या कि इस रीजन में कुछ फॉरेस्ट भी काट दिए गए, इसलिए कल्टीवेट करने के लिए। और फिर इस डेल्टा रीजन में जो फ्लड को रोकने के लिए कैनाल मतलब बनाने लगे फील्ड पे, ताकि पानी जाए धीरे धीरे। और इस तरह से मतलब साल में 2 क्रॉप को उगाया जाता था, ग्रो करवाया जाता था। और कुछ केसेस में ये भी होता था कि
जो क्रॉप्स थी वो आर्टिफिशियली भी मतलब बनाई जाती थी, एंड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, ताकि इरिगेशन के लिए यूज हो सके वाटर, मतलब बनाया जाता था ऐसा। तो इन सम एरियाज वेल्स वर, जैसे कि कुआं होता था, गड्ढा खोद दिया जाता था ताकि साल भर उसकी मतलब उसको यूज किया जा सके, पानी को इरिगेट कर मतलब सिंचाई के लिए। और बड़े बड़े टैंक भी हुआ करते थे, जैसे रेन वाटर को कलेक्ट कर लिया जाता था, और इस तरह पानी की मतलब यूज के लिए उसको अलग अलग तरीकों से बनाया जाता था ताकि पानी इकट्ठे हो सके। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है चैनल या गेट, तो ये तो आधा गेट है, मुझे लग रहा है कि ये मतलब खराब हो गया है, जबकि उस समय पूरा अगर होता तो शायद समझ आता आपको इसकी महत्वता। तो इस तरीके से भी मतलब लोग बनाते थे, ये स्लुइस गेट तो उनके लिए उस समय काफ़ी यूजफुल रहा होगा। और and the administration of the empire. How was the administration organized? Settlements of peasants known as Ur became prosperous with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed larger units called Nadu. अच्छा, ये जो छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, तो इन छोटे छोटे गांव का जो ग्रुप होता था वो एक बड़ी यूनिट बनाते थे, जैसे नाडो के नाम से बोलते थे। और जो इसमें किसान होते थे उन्हें उर बोलते थे। और ओके, जो कि इरिगेशन एग्रीकल्चर में यूज करते थे, तो उन्हें उर बोला जाता था। एंड द विलेज काउंसिल एंड नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। ये जो नाडू, ये जो मतलब गांव में जो काउंसिल हुआ करती थी, तो इनके भी अपने खुद के बहुत सारे प्रशासनिक फंक्शन थे, जैसे गांव में झगड़ा हो गया तो उनको रोकने के लिए, उनकी मध्यस्थता करने के लिए, टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, इस तरह हुआ करते थे। और this peasant exercised considerable control over the affairs of the Nadu under the supervision of the central Chol government। अच्छा, ये जो नाडू हुआ करते थे, तो अच्छा उस समय भी किसान काफी रिच होने लगे थे, और जो नाडू के अंडर पे जो आते थे चीजें, तो वो कहीं वो मतलब इनके चोला गवर्नमेंट के ही सुपरविजन में हुआ करता था। ओके, एंड द और ये चोला किंग के काफी सारे लैंड ओनर थे, जिनको कुछ रिच लैंड ओनर थे, इनका नाम था, बोला जाता था इनको मुवेंदर बेलन और अरैयर, ये सब थे जो कि इनकी रिस्पेक्ट भी करते थे, और इस सेंटर पे स्टेट के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल काम को देखते थे। और इस तरीके से, जैसे ये लैंड के देखिए आप दिया होगा है कि काफ़ी लैंड की कैटेगरी थी, जैसे अलग अलग लैंड की, जैसे एक वेलन बगाई जो कि नॉन ब्राह्मण किसानों के लिए थी, और ब्रह्मवेदा ब्रह्मदेया जो कि ब्राह्मणों को गिफ्ट के लिए दिया जाता था, साल भोग जो कि स्कूल की मेंटेनेंस के लैंड को बोलते थे, और देवदानम ये जो थे टेम्पल्स के लिए दिया जाता था, तिरुनमत्तुकानी एंड पलिच कंदम ये जो थे जाना इंस्टीट्यूशन के लिए दिया जाता था। इस तरह अलग अलग लैंड के बारे में बताया गया है, इसको लर्न कर लीजिएगा। और ब्रह्मदेय जो थे काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंड थी, इसके बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है। We have seen the Brahmanas often received land grants और ब्रह्मदेय, जो कि मतलब ये जो ब्रह्मदेय थे, ब्राह्मणास थे, इन इन ये बहुत सारे ब्रह्मदेय यानी कि लैंड को काफ़ी इनको रिसीव हो जाती थी, क्योंकि कुछ ना कुछ करवाते थे, पूजा करवाते थे, इनको राजा दे दिया करते थे। और इस तरीके से ब्राह्मण जो सेटलमेंट था ये काफ़ी बड़ा मतलब उभर के आया, और कावेरी नदी के किनारे साउथ इंडिया में ये ब्रह्मनास काफ़ी रिच होने लगे थे। एंड इच ब्रह्मदेय वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्रह्मनाथ लैंड होल्डर। और ये जो ब्रह्मदेय थे, इनकी देख रेख के लिए ब्राह्मणात के जो लैंड होल्डर थे उनकी एक सभा हुआ करती थी। ओके, these assemblies worked very efficiently or their decisions were recorded in detail in inscription, often on the stone wall of
Temples Association of Traders known as Nagaram also occasionally performed administrative function in towns. ये जो देख-रेख करते थे ब्राह्मणास वगैरह के जो सभा थी, तो जो देखते थे और तो इनके मतलब काफ़ी सारे काम हुआ करते थे। इन्होंने अपने काम को अलग-अलग डिवाइड कर लिया था और इस मतलब इस तरह से ये डिटेल आपको इंस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर टेम्पल्स के स्टोन वॉल पे लिखी होती थी। और जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन हुआ करता था उसको हम नगराम बोलते थे उस समय। और जो कि ये काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो टाउन्स में थे उसको ये परफॉर्म करते थे। Inscription from Uttamarur in Chengalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which Sabha was organized. यहाँ जो उत्तर मैरूर जो कि चिंगलपुट में है तमिलनाडु में, वहाँ से एक इंस्क्रिप्शन जो कि सभा के बारे में ऑर्गेनाइज है दिया गया है पूरा। द सभा हैड सेपरेट कमिटीज टू लुक आफ्टर इरिगेशन वर्क्स, gardens, temples. Name of those eligible to be member of these committee were written on the small ticket. मतलब छोटी छोटी कमेटियाँ बनाया जाती थी अलग अलग काम को देखने के लिए। तो छोटी छोटी जो कमेटी बनाते थे वो नाम लिख दिया जाता था कि वो ये देखेंगे मतलब जैसे इस टिकट को तो मतलब देखेंगे कैसे बनते थे पहले तो ये कमेटी के जो मेंबर होते थे कि मान लो कि एक पॉट है उसमें छोटे-छोटे टुकड़े पे पाम लीफ पे नाम को लिख दिया जाता था और उस पर्ची को रख दिया जाता था उसपे और फिर उसके बाद उस मतलब ऐसे कोई भी छोटा यंग बॉय होता था और उसके द्वारा रैंडमली उठवाया जाता था और फिर जिसकी पर्ची खुलती थी वो बनता था कमेटी का मेंबर। तो इस तरीके से होता था और फिर जो एक बार कमेटी का मेंबर बन जाता था, दोबारा उसका नाम नहीं डाला जाता था। इस तरह से किया जाता था और इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट और ये है कि हु कुड बी मेंबर ऑफ सभा जो कि कौन थे इसके बारे में दिया हुआ है। तो कौन बन सकता था? तो होता क्या था कि जो लैंड ओनर जो मतलब टैक्स को जो कलेक्ट करते थे, तो उनका होना क्या चाहिए कि पहले तो उनके खुद के घर होने चाहिए और 35 से 70 साल के बीच की एज होनी चाहिए जो भी मेंबर इसका बनेगा और इसको वेदास का नॉलेज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के बारे में अच्छे से जानना चाहिए, ऑनेस्ट होगा और इस तरीके से मेंबर बनाया जाता था और 3 साल के लिए होता था। दोबारा उस कमेटी का वो मेंबर नहीं बनता था। थोड़ा-सा आउटलेट दिया गया है छोटे कि ऑर्डिनरी मैन और वुमेन मतलब कैसे रहते थे, उनका रहन-सहन कैसा था। तो जैसे एक हट थी, हट की झोपड़ी थी और उसमें लेदर की स्ट्रिप से कवर था वो लिटिल और वहाँ पे काफ़ी छोटे-छोटे चिकन जो कि ग्रुप में घूम रहे हैं। डार्क काले बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं जो कि ब्लैक आयरन ब्रेसलेट पहने हुए हैं और इस तरीके से छोटे-छोटे पपीज़ को लिए हुए हैं और वहाँ पे ट्रीज़ हैं मरुदु अर्जुना जो कि ट्री उसके शेड में एक जो कि फीमेल लेबरर है जो फीमेल लेबरर थी उसका बच्चा उस लेदर की सीट पे सो रहा है और वहाँ पे जो मैंगो ट्रीज है उसकी डाल जो ब्रांच है वो लटक रही है कोकोनट पाम के नीचे और इस तरीके से वो पूरा डिस्क्राइब किया गया है। रेड क्रेस्टेड जो कि मुर्गी छोटे छोटे कॉक्स थे वो मतलब घूम रहे जिन्हें कि ब्राउनी प्लेयर बोला गया टू मतलब ये इस तरह से वो अपने धीरे-धीरे अपने काम को स्टार्ट करते थे कि वो जैसे अब इस समय है ना कि मुर्गी बोलती है, मुर्गा बोलता है तो इंसान उठ जाता है। वैसे उस समय भी था और फिर इसी तरह से पूरा एक वर्णन किया गया है इस इंस्क्रिप्शन में। ओके, ओके, थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं जल्द ही अब चैप्टर 3 लेके आऊँगी। प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए ताकि मैं आपको जल्दी आगे जो भी डालूँ उसका अपडेट आपको मिल सके। ओके, बाय, थैंक यू।